Good evening, one and all. The professors from Shantilal Shah Engineering College, our speakers Anil ji and Ashish ji, and all my friends from colleges, industries, and other institutes. We all know आज जिस क्राइसिस से हम लोग गुजर रहे हैं, आज हम लोग राष्ट्रभाषा में ज़्यादा बात करेंगे और उससे जुड़ा जो फ्यूचर है वो भी हम लोग अभी देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं थ्रू वेरियस मीडियम्स। और तो एक चीज़ तो बहुत कॉमन है कि जो आने वाला फ्यूचर है उसके अंदर जिस तरीके से हम लोग आज काम कर रहे हैं शायद वो पूरा चेंज हो जाएगा और इनोवेशन विल बी इन वेरी सेंटर ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। और जहाँ पे इनोवेशन की बात आती है तो उसके साथ साथ ऑफ कोर्स उसकी प्रोटेक्शन की बात हमेशा जुड़ी होती है। तो ये दो सब्जेक्ट को लेकर हम लोग चाहते थे कि इंडस्ट्री और एकेडमी के साथ एक बातचीत हो। तो वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस स्मॉल सेशन टुडे। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। स्ट्रेट अवे आई वुड लाइक टू रादर इंट्रोड्यूस अवर बोथ स्पीकर्स। इनोवेशन और इन्वेंशन पे बात करने के लिए वी हैव रादर टुडे विथ अस मिस्टर अनिल पांडे। अनिल पांडे जी डेप्यूटी डायरेक्टर और हेड है CII इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर के, जो अहमदाबाद बेस्ड है। पांडे जी हैज़ मोर देन 15 years of experience in innovation and technology domain. CII से पहले पांडे जी ट्रायोका फार्मास्यूटिकल के साथ काम कर रहे थे और उन्होंने एज एन इनोवेशन ऑफिसर एट नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ भी काम किया है। Anil ji has received his master degree in chemistry and patent information system, and he has also completed his PGD, IPR, LLB and LLM in intellectual property law from Gujarat University. जैसे पांडे जी हमारे साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के डोमेन पे बात करेंगे, तो उसके साथ जुड़े हुए टॉपिक IPR और पेटेंट फाइलिंग कैसे कर सकते हैं और दूसरी क्या अपॉर्चुनिटीज़ है आपकी IPR प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वो बात करने के लिए हमारे साथ आज है एडवोकेट आशीष गुप्ता, हु इज़ पार्टनर एट स्वतः। Ashish ji is a technology lawyer. He is a Berkeley Law alumnus and has experience of 15 good years of working not only in India but also in Silicon Valley, USA. जब गुप्ता जी US में थे तो वे जुड़े हुए थे फेडरल कॉरपोरेशन के साथ, जहाँ पे उन्होंने कई अमेरिकन कंपनी का IP वैल्यूएशन और IP पोर्टफोलियो ट्रांजैक्शन के ऊपर काम किया है। इंडिया में भी कई सारी स्टार्टअप है, उसके साथ आशीष जी काम कर चुके हैं। अगर उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात करें तो गुप्ता जी होल्ड्स इंजीनियरिंग डिग्री एंड LLB फ्रॉम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई and LLM from USA. So with this short remarks, before we go to Anil ji, asking him to share his perspective on innovation, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शांतिलाल शाह इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर भट्ट को कि वे हम लोगों को ये प्रोग्राम कैसे इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हमारे साथ आज जुड़े हैं तो वो लॉकडाउन का टाइम है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत करें। ओवर टू यू डॉक्टर भट्ट। Thank you. Good evening to one and all, and I warmly welcome the speakers and learned speakers of the day.
as we all know that this is a time most of us are not in the routine of our activities, and for the students it's important equally to keep in touch as well as get value addition in their domain, probably in which they will have to work in the coming days. And CEI has helped us to organize such a wonderful event this day. So not taking much time, again I would like to welcome both the learned speakers, and I really thank CII. I'm very sure that the inputs by this both experts today will be very much valuable and useful to the students in the coming time. Thank you very much. Yeah, thank you, Dr. Bhatt. So without wasting any moment, I would like to request Mr. Anil Pandey to share with us his perspective on innovation. Yeah, thank you, Manish. Thank you, Professor Bhatt, for giving opportunity to us to speak. And I hope I am audible. मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, absolutely, sir. Yeah, fine. So let us begin with a very important topic, जो innovation की बात हो रही थी, जो काफी crucial है, क्योंकि अगर हम IP की बात करें तो IP के लिए जो है innovation और invention ये बहुत important pillar है. Until unless innovation ना हो तो IP sustain और retain कर ही नहीं सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा सा इनोवेशन को समझे, क्या होता है, और पर्टिकुलर हमारे इंडियन सिनेरियो से. सो लेट अस जस्ट आई विल क्विकली बिफोर गोइंग अहेड. In my slide is visible? Yes, visible, sir. That's visible. जैसे मनीष ने इंट्रोड्यूस किया, बेसिकली द IPFC सेंटर इज अ सेंटर which is set up by CI with support of Ministry of MSME, and the basic objective of this center is to support MSMEs, startups and technopreneurs, those who are coming out from the higher education and they are looking to set up their own venture based on the IP or the innovation. So if you look at the statistics of this particular center, अगर ये सेंटर की आप 3 साल की जर्नी को देखें, ऑलमोस्ट 3.5 साल की, तो हमने रफली 100 से ऊपर पेटेंट जो है फाइलिंग किया है on behalf of industries, MSMEs, not a large corporation, छोटी कंपनियों एंड स्टार्टअप के बिहाफ में. इसमें कुछ हायर एजुकेशन के जो हैं स्टूडेंट भी हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं. सिमिलरली हमने करीब 800 ट्रेडमार्क, 1500 डिजाइन. तो ये डाटा शो करता है कि हमारे जो गुजरात है, जो एक जिसको हम वाइब्रेंट स्टेट बोलते हैं, यहाँ पे बहुत ही अपॉर्चुनिटी है. काफ़ी जो है लोग अच्छे क्रिएटिविटी करते हैं, पर उनको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की जरूरत होती है. अगर एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिले तो बट नेचुरल वो है एक प्रॉपर डायरेक्शन से वो एक अपनी सक्सेसफुल वेंचर सेटअप कर सकते हैं. सिमिलरली गवर्नमेंट ने जो है इसको देखते हुए कि IP जो है काफ़ी रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने CI के जो है प्रेमिसेस में एक पेटेंट सर्च फैसिलिटी ओपन किया है, जहां पे हमने हर साल 10 लाख रुपए का एक डाटाबेस एनुअल पे सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं. कोई भी एनीवन फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप और फ्रॉम द एकेडमिक सेक्टर, कोई भी इसको आके अवेल कर सकता है इस फैसिलिटी को. यह फैसिलिटी पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट. इसके अलावे अगर किसी की जो है थोड़ी सी ये डिफिकल्टी हो कि वो आ नहीं पाए या वो फिजिकली इसको एक्सेस नहीं कर पाए, तो वो अपने रिक्वेस्ट तो मेल पे दे सकते हैं. हम जो है उनके मेल के रिक्वेस्ट को कंसीडर करके उनको उनके इन्वेंशन पे एक डिटेल लिटरेचर रिव्यू करके ओपिनियन रिपोर्ट हम जो है उनको विथ अ नॉमिनल फी से प्रोवाइड करते हैं. हाउएवर ये फैसिलिटी जो है वो स्टार्टअप के लिए जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है. So let us move to the today topic. सभी लोग जो है इनोवेशन के बारे में काफी बात करते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम इनोवेशन के बारे में बात करते हैं. सो इनोवेशन में 2 सबसेट होते हैं, एक इन्वेंशन और दूसरा हाउ दैट इन्वेंशन हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अ कमर्शियली वायबल प्रोडक्ट. मतलब एक आइडिया
जो एक इन्वेंशन के फॉर्म में है उसको कैसे हम जो है मार्केट में एक प्रोडक्ट की तरह लॉन्च करें। सो जो मार्केट में जो प्रोडक्ट होती है वही बेसिकली कहलाता है इनोवेशन। अब the most important from the Indian society perspective that all of you know about the economic pyramid। अगर इस पिरामिड को देखेंगे तो सबके दिमाग में ये सवाल आएगा कि जो बॉटम ऑफ इकोनॉमिक पिरामिड है, जहां पे ऑलमोस्ट 4 बिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं, वो जिनकी इनकम लो है, जो बेसिकली लोअर मिडिल क्लास के कैटेगरी के लिए लोग होते हैं, उनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा होती है, बट उनकी इनकम कम होती है। तो इफ यू लुक एट द इनकम फ्लो, इट्स गोज अप। हाउएवर if you look at the next slide, is what how we can really bring some innovation or transform the technology where I can get more from less by paying less for more and more people। इसका मतलब ये हुआ कि हम कुछ ऐसा इनोवेशन करें, ऐसा ट्रांसफॉर्म टेक्नोलॉजी लाए जिससे जो है सोसाइटी में काफी बड़े समुदाय को उसकी बेनिफिट मिले एंड काफी कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से मिले। So this is the what basically the innovation flow। आप वर्ल्ड में ग्लोबल में देख लें, नाउ एवरीवन इज अ कोविड-19। आज हम कोविड-19 कोरोना से सिनेरियो में है, एवरीबॉडी इज स्ट्रगलिंग टू कम अप विद द वेरी रेडिकल सॉल्यूशन ऑफ वैक्सीन और सम सॉर्ट ऑफ मेडिसिन टू ट्रीट द कोरोना। बट हाउ दिस कैन बी डन? इट कैन ओनली पॉसिबल इफ people understand that this is the how you have to serve our society। So innovation flows from the bottom of economic pyramid to the top of the economic pyramid। Basically, those places innovation happen where there is a need। Necessity the mother of the invention। ये हम बचपन से कहते हैं कि जो necessity है, जो आवश्यकता है, वही आविष्कार की जननी है। So आवश्यकता कहाँ ज्यादा रहेगी? जहाँ पे स्कैर्सिटी है, जहाँ पे कमी है फैसिलिटी की। तो वो कमी कहाँ है? बॉटम ऑफ द इकोनॉमिक पिरामिड, जहाँ पे काफी लार्ज समुदाय के लोग, मोर देन द 4 बिलियन पीपल जहाँ रहते हैं। लेट अस वी टेक द अनदर एग्जांपल। हम अपने हर डेली लाइफ में ये टेलीफोन देखते हैं, कैमरा है, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, म्यूजिक सिस्टम, वीडियो कैमरा। क्या एक इंजीनियर ऐसा नहीं सोच सकता कि हम ऐसी एक टेक्नोलॉजी बनाएं, ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिसके अंदर इसके सारों का एक इंटीग्रेटेड फीचर हो? कैन आई लुक फॉर अ सिंपल यूनिट, अ सिंपल प्रोडक्ट which having all the feature which is provided by all the 6 unit? क्या ये जरूरी नहीं होता कि हम उस इनोवेशन की बात करें जो रेडिकल इनोवेशन हो, या किसी ने रॉकेट की खोज करना, या जो है ऐसी टेक्नोलॉजी की खोज करना जो देखने में कॉम्प्लेक्स है, वही इन्वेंशन या इनोवेशन नहीं होता है। हमारी जो जरूरत है, जो रोजचर्या की जरूरत है, जो रोजमर्रा की जरूरत है, उन जरूरतों को भी अगर फुलफिल करने में, जो रोज की समस्या है उनको भी अगर दूर करने में हमको सॉल्यूशन लाते हैं, दैट कुड बी वन ऑफ द इनोवेशन। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल। कैन वी कंबाइन ऑल द फंक्शन इन ए वन प्रोडक्ट? इफ यू कैन डू दैट, सर्टेनली दिस इज व्हाट बेसिकली इनोवेशन। This is a very important slide. Now, how we can think that how our bright young engineers, startups can look at and think that to bring us something which is useful for a bottom of the economic pyramid people. So if you look at this, we have to really look into the, हमको हमेशा जो है innovation को price and performance के ratio में देखने की जरूरत होती है। ठीक है। For example, if you look at the BMW, हाउ मेनी, कितने लोग हमारे भारत में BMW को अफोर्ड कर सकते हैं? इसके अंदर काफी एडवांस फीचर होते हैं, एडवांस स्पेसिफिकेशन होते हैं, काफी होते हैं, लेकिन कितने लोग BMW को अफोर्ड कर सकते हैं? आई थिंक लेस देन 5% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। लेकिन इस साइकिल को अफोर्ड करने की कैपेसिटी जो है इंडियन में ऑलमोस्ट 70 से 75% पॉपुलेशन के पास होती है। दे कैन अफोर्ड अ साइकिल। Here what basically we need to look at the vision, can and cycle, क्या ये साइकिल चालक सोच सकता है कि उसके पास भी कार हो? This is the what our young engineers, our young mind has to think. Bring some frugal innovation
bring some transformation innovation which basically change the life of the large number of people. This is basically what we have to look into the this slide. हम अपनी डे टू डे लाइफ में ये रोड पे देखा है, ऐसा मोस्टली अगर हम कहीं पे भी देखें, स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली टू अ गांव में चले जाएं, ये सीन हमने जरूर देखा होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं। हमने ये समस्या, दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम। क्यों प्रॉब्लम है? एक चालक जो है, एक आदमी जो है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है कार को, तो वो अपने फैमिली मेंबर को अपने स्कूटी पे बैठा के, अपने स्कूटर पे बैठा के ले जाता है। हियर इज अ रिस्क, वो एक्सीडेंट हो सकता है, वो गिर सकता है बिकॉज ऑफ द, है ना, ओवर पैसेंजर, उसमें काफी उसने सवारियों को बैठाया है। लेकिन हम देखते हैं हमने क्या किया है, हमने समस्याओं के साथ रहने की आदत बना ली है। हमने समस्याओं के जूझने की आदत नहीं है, हमने ये अडॉप्ट कर लिया है कि हम समस्या के साथ जीना सीख लिए हैं। और जो विजनरी लीडर होते हैं या जिनके पास विजन होता है इनोवेशन करने के लिए, वो समस्या से जूझने की कोशिश करते हैं। दिस इज द व्हाट आई मस्ट कॉल, लुक एट द नैनो, व्हाट द रतन टाटा, द विजन ऑफ द रतन टाटा, with a price of less than a lakh। एक स्कूटर से प्राइस के बराबर में उन्होंने एक नैनो टेक्नोलॉजी को लाई, एक कार लाई, जिसके द्वारा जो है सेफ्टी से 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन। वी हैव टू लुक एट फ्रॉम द प्राइस एंड परफॉर्मेंस पर्सपेक्टिव। लेट अस वी मूव टू द अनदर कैटेगरी। अब तक हमने जो है मोबिलिटी की बात की थी, लोग की मोबिलिटी की बात की थी, लेकिन क्या हम एक इंडिविजुअल मोबिलिटी की बात करें? हम अपने दिन की चर्या में काफी फिजिकली चैलेंज पर्सन को देखते हैं, पाँव से उनके पाँव नहीं हैं, उनके हाथ नहीं हैं, लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि उनके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, जब तक ये सॉल्यूशन नहीं आया था। लेट अस वी लुक एट दिस इज, लेट अस रतन टाटा विजन, लेट अस वी लुक एट दिस। If you look at the top one, जो ऊपर की जो है प्रोस्टेटिस जो है, वो ये फुट जो है, इसकी कॉस्ट जो है मोर देन $20,000 जो वहां से यूएस से आता है। इसकी जो प्राइस है, जो कीमत है, वो $20,000 है। कितने लोग इसको इंडिया में अफोर्ड कर सकते हैं? फिजिकली चैलेंज पर्सन कितने लोग? नहीं। उसमें भी इतना डेलिकेट है कि हमारे इंडिया में तो जमीन जो है ऊपर नीचे होती है, उनको कीचड़ में भी चलना होता है, उनको खेत में भी चलना होता है, उनको बस से जंप करना होता है। इसको पहन के अगर वो करेंगे तो टूट जाएगा। सो हमें ऐसे फुट की जरूरत होती है जो मजबूत हो, जिसको पहन के हम जो है ऊपर नीचे वाली जमीन पे चल सकें, हम जो है जंप कर सकें अप टू सर्टेन हाइट, हम बस से उतर पाए कंफर्टेबली, हम दौड़ पाए। उसको देखते हुए जो है जयपुर फुट, सभी आप लोग को मोस्टली आप लोग को पता होगा, जो सीनियर फैकल्टीज होंगे, इंडस्ट्रीज होंगे, जयपुर फुट ऐसी फुट आई जो कॉस्ट इफेक्टिव वे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व की। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इनोवेशन। इसलिए ना तो हमको हिमालय पे जाने की जरूरत होती है, ना तो हमको जो है कमरे में बंद होकर सोचने की। हमको अपने सराउंडिंग जो प्रॉब्लम है, वी हैव टू लुक इनटू दैट प्रॉब्लम एंड ब्रिंग अ सॉल्यूशन व्हिच इज अफोर्डेबल। ऐसा सॉल्यूशन लाना जो हमारे सोसाइटी के ज्यादा के लोग उसको अफोर्ड कर पाए, उसको यूज कर पाए, और वो हमारे इंडियन इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हो। अगर आप यूएस की फूड लेके अगर इंडिया में आएंगे तो ये तो नहीं चलेगा। गांव के लोग पहनेंगे, खेत में जाएंगे, टूट जाएगा। हमारे लिए वो उस तरह का जयपुर, उस तरह का फूड चाहिए जो मजबूत हो, जिसको पहन के हम थोड़ा दौड़ भी सकते हैं। तो वेयर we invented a Jaipur food. Look at this guy. गांव का एक बच्चा, जिसे गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कोई साधन नहीं है, कोई उसके अंदर उसके फैसिलिटी नहीं है, पर उसने पैडलिंग के द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे उसके अपने घर में 4 घंटे लाइट रहती है। ना यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
सिंपल बेसिक साइंस, बेसिक इंजीनियरिंग को इसने यूज किया और उसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसमें वो 4 मिनट की पैडलिंग से 4 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी अपने घर में लाता है। 4 मिनट की पैडलिंग एक्सरसाइज हो गई मॉर्निंग में और 6 घंटे की लाइट मिल गई। उसको एक्सरसाइज के लिए दौड़ने की भी जरूरत नहीं है, ओनली 4 मिनट पैडलिंग से वो जो है 4 घंटे की लाइट जनरेट कर रहा है। सो दिस इज व्हाट, उसने अपने घर की, अपने गांव की प्रॉब्लम देखी। उसने प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए वो जो है हिमालय पे नहीं गया, उसने प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए दूसरी कंट्री नहीं गया, उसने अपने सराउंडिंग प्रॉब्लम को देख के सॉल्यूशन लाया। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनोवेशन, एंड दैट इनोवेशन इज मीन अ सॉल्यूशन व्हिच इज कॉस्ट इफेक्टिव, जो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा जो है वो अफोर्ड किया जा सके। दिस इज व्हाट बेसिकली, जो आसानी से अवेलेबल हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर पाए, यूज कर पाए, एसेसिबल हो। आपने BMW कार बना दी जो लोग को एसेसिबल ही नहीं है, एडेप्टेबल हो, जिसको ज्यादा से ज्यादा लोग एसिमुलेट करें। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट है, जब हम इनोवेशन की बात की, आपने अपने आसपास की प्रॉब्लम को देखा, उसका सॉल्यूशन लाया, लेकिन अगर उस पर आपने IP नहीं लिया तो क्या होगा? मैं आपको 2 केस स्टडी बताऊंगा। ये केस स्टडी बहुत जो है वो सिंपल है, गुजरात से है और ये लाइव केस स्टडी है। अमृत भाई अग्रावत एक किसान है सौराष्ट्र रीजन से। वो जब खेती करते थे धान की, तो धान की खेती में जब आप जिसको क्या बोलते हैं, जब आप उसकी रोपनी करते हैं, जब उस पेड़ को प्लांटेशन करते हैं, तो एक सर्टेन डिस्टेंस मेंटेन करना होता है। अदरवाइज वो डिस्टेंस मेंटेन नहीं रहेगी, एक दूरियां नहीं रहेंगी दोनों के बीच में, तो उनका जो है ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। और उसके लिए एक सोलन भी करने की जरूरत है, एक जो है एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होती है। उन्होंने टेक्नोलॉजी डेवलप की जिसके द्वारा इजीली से वो चीजें हो सकती थी। उनको आइडिया नहीं था IPR के बारे में, वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इसको नहीं जानते थे। उन्होंने टेक्नोलॉजी को सबको दे दिया, सारी टेक्नोलॉजी उनकी जो है, सारे लोगों ने टेक्नोलॉजी को कॉपी किया और 2 साल बाद लोग भूल भी गए कि अमृत भाई अग्रावत कौन है। जरूरी नहीं है कि पेटेंट से आपको जो है इकोनॉमिक, आपको जो है फाइनेंशियल गेन हो। पेटेंट या IPR से आपको जो है मोरल एक्नॉलेजमेंट भी मिलना जरूरी है। एग्जाम्पल दूंगा, अभी एक स्टार्टअप ने कल एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है, थर्मल सेंसर टेक्नोलॉजी। आप लोगों ने सुना होगा, कोविड-19 सिनेरियो में थर्मल सेंसर आया है जो बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। इसकी मार्केट प्राइस नॉट लेस देन द 5,000 रुपीज है। इस स्टार्टअप ने, वो स्टार्टअप यहीं का है, गांधीनगर का, ये स्टार्टअप ने एक ऐसी ऐप डेवलप की है जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होगा और आप अपना टेम्परेचर खुद मेजर कर सकते हैं और वो डाटा आप आरोग्य ऐप के द्वारा कॉन्फ़िगर्ड, इंटीग्रेट कर सकते हैं। लुक एट, एक ऐसा ऐप जो बिना किसी को बुलाए, बिना किसी को जो है टच किए, बिना थर्मल सेंसर को लिए आप बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। एंड दिस इज द वाटर टेक्नोलॉजी। क्राइसिस गिव्स बर्थ टू द इन्वेंशन। क्राइसिस जो होती है वहीं से इन्वेंशन आता है। ये क्राइसिस में उसने एक ऐसी इन्वेंशन की, जो पाटन का आप लोगों ने सुना होगा, पाटन का जो उसने रोबोट डेवलप किया है, जो अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल में और कहीं पे उन्होंने दिया है डेमो के लिए। जो डॉक्टर्स हैं या जो नर्सेज हैं, उनकी जगह वो रोबोट जाके जो है पेशेंट को सर्विस दे रहा है, जिससे हमारे जो कोरोना वॉरियर हैं उनको जो है इन्फेक्शन ना हो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल, रजनीकांत पटेल, इन्होंने एक फॉर्मुलेशन बनाया तंबाकू से पेस्ट ट्रीटमेंट के लिए, जो मक्के में लगता है। नहीं IP किया, इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो डाइल्यूट हो गई, लॉस्ट हो गई। लेकिन जिन्होंने IP किया, जिन्होंने IP को सीरियसली लिया, जिन्होंने IP को समझा, उनको क्या बेनिफिट हुआ। आप मोस्टली, आप सभी लोगों ने ये मूवी देखी होगी, पैडमैन। पैडमैन के पीछे की स्टोरी देखोगे आप, ये जब टेक्नोलॉजी कहाँ से डेवलप हुई। मुरुगन नाथन जो है एक अपने 6x4 के कमरे में रह के उसने ये रियलाइज किया कि उसकी वाइफ जो है
वो सैनिटरी नैपकिन खरीदने नहीं गई, बिकॉज अगर नैपकिन खरीदेगी तो उसको अपने बच्चों के दूध को, मिल्क को सेक्रीफाई करना पड़ेगा, बिकॉज उसके फैमिली के पास नहीं थे कि वो जो नैपकिन और दूध दोनों अफोर्ड कर पाए। तो उसने जो है नैपकिन को नहीं खरीदते उस पैसे से उसने बच्चों के लिए दूध खरीदा। एंड दैट टाइम दैट वाज, वो एक रीजन था जो सर्वाइवल कैंसर होता था। लेकिन मुरुगन-नाथन को जब ये पता चला, उसने जो है एक कॉस्ट इफेक्टिव सैनिटरी पैड मशीन बनाई जिसके द्वारा 45 पैसे में पर पैड की कीमत होती है। आज ये मशीन 2 लाख से ज़्यादा मशीन पूरे भारत में सोल्ड हो गई है। अगर आप गांव में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, राजस्थान के गांव में, या उत्तर प्रदेश के गांव में जाओगे, या बिहार के गांव में जाओगे, मैक्सिमम गांव में आप देखोगे हॉस्पिटल में जहाँ पे एटीएम मशीन है पैसे निकालने की, उसी के बगल में स्टिक वेंडिंग मशीन है। क्योंकि हमारे समाज में जो औरतें होती हैं वो थोड़ी शर्मीली होती हैं, खास करके गांव की महिलाएं, तो वो जो है इस चीज को शर्म से द्वारा या तो खरीदती नहीं है या खरीदने के लिए वो संकोच करती हैं। इसलिए ये जितने पब्लिक हॉस्पिटल वहाँ पे मशीन बना हुआ है, आप 1 रुपये की कॉइन डालें और आपको आपके नैपकिन जो है निकल जाएगा, आप वेंडिंग मशीन से आप लेके घर चले जाए। लुक एट सोल्यूशन। ये मशीन 2 करोड़ में आती थी। इवन अगर आप एमएनसीज को देखेंगे, पूरी सैनिटरी पैड की जो कीमत है वो अभी भी जो है 20 से 30 रुपये के आसपास है। लेकिन मुरुगन-नाथन ने सेम प्रॉब्लम को उसने कॉस्ट इफेक्टिव में दिया। दिस इज व्हाट द इनोवेशन। नेचुरल वाटर कूलर ऑलरेडी पेटेंटेड है अहमदाबाद के अरविंद भाई ने। फ्रिज नहीं अफोर्ड कर पाते थे, उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि फ्रिज खरीद पाए, ठीक है। उनके फैमिली मेंबर इतने थे कि वो मटके की पानी से भी जो है वो जो चीजें, उन्होंने विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल वाटर कूलर डेवलप कर दिया जो पेटेंट ग्रांटेड है। अगर आप लोग को ये नेचुरल वाटर कूलर देखना हो तो गुजरात विद्यापीठ में नेचुरल वाटर कूलर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, विदाउट मेंटेनेंस, बेसिक साइंस है। सभी जानते हैं कि अगर एक कॉपर की अंदर से पानी बहती है और कॉपर का कॉइल गर्म हो तो इवापोरेशन होगा, तो इवापोरेशन के लिए वो हीट पानी से लेगा। पानी बह रही हो, पानी से हीट ले लेता है, पानी वो ठंड होके आपको बाहर आती है। बेसिक साइंस को अमृत भाई ने, पढ़े लिखे नहीं है, उन्होंने यूज किया और एक टेक्नोलॉजी डेवलप की, और ये टेक्नोलॉजी लाइसेंस हुई। आज अमृत भाई जो है एक इंडस्ट्री रन करते हैं, ही इज मैनेजिंग अ कंपनी। मनसुख भाई प्रजापति आप लोग सभी जानते हो, ये बेसिकली जो है वो आपके एरिया से ही बिलोंग करते हैं। ही इज नियर टू द मोरबी के हैं ये। इन्होंने जो है नेचुरल मिट्टी के फ्रिज, मिट्टी के तवा डेवलप किया जो आपको जो है हाइजीन है, आपको जो है एक अच्छे तरह का जो है खाने की फ्लेवर देता है और कॉस्ट इफेक्टिव है। गांव में कितने लोग जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या जहाँ पे वहाँ कितने लोग फ्रिज अफोर्ड कर सकते हैं। इन्होंने एक फ्रीजर बनाया है, फ्रिज 3000 रुपये में है, जिसमें आप 2 से 3 दिनों तक दूध, फल और वेजिटेबल रख सकते हैं। दिस इज व्हाट इनोवेशन। ये हैं जिन्होंने साइकिल डेवलप किया, पानी में चलने वाली, पानी और जमीन पे। इनका मोटिवेशन था जो है, अगर आप देखेंगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में या बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है और वहाँ पे मूवमेंट कम हो जाता है, तो इन्होंने एक साइकिल में एक अटैचमेंट किया जिसके द्वारा वो पानी पे भी तैर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम सराउंडिंग प्रॉब्लम है जिसको देख के गांव के लोगों ने या उन लोगों ने सॉल्व किया है जो बेसिकली वेल एजुकेटेड नहीं है। आप लोग या हम लोग तो एक वेल एजुकेटेड पर्सन हैं, हम पढ़े लिखे हैं। हम क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम को देख के इग्नोर करते हैं। दिस इज व्हाट वी डू, वी लुक इनटू द प्रॉब्लम and we try to ignore that problem. But those people, they look into the problem and they consider problem as an opportunity, they work on the problem. ये मैं अभी आपसे बात कर रहा था जिस बच्चे की, जिन्होंने जो है वो सेंसर डेवलप किया है, थर्मल सेंसर, बेसिकली ऐप बेस्ड। इनकी पहली टेक्नोलॉजी देखी है इन्होंने। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इन्होंने छोटा सा डिवाइस डेवलप किया जो पॉल्यूशन मेजर करता है और रियल टाइम डाटा वहाँ के नगर निगम को देता है।
आप अहमदाबाद कभी आएंगे, गांधीनगर आएंगे, आप देखेंगे बड़ा बड़ा एक डिस्प्ले लगा था जिसपे पॉल्यूशन लेवल के बारे में बोला जाता है। ये डिवाइस सारे जितने सर्कल हैं, चौराहे हैं, सारे जगह इस स्टार्टअप की टेक्नोलॉजी, ये जब पढ़ता था तब उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की थी, आज इसकी ओन वेंचर है। 20 करोड़ की इसने कंपनी सेटअप की है, उसकी ऑफिसेज यहाँ और फ्रांस में है। 2 साल में इसकी कंपनी के टर्नओवर 20 करोड़ हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ आईपी। इतना ही नहीं, इसकी टेक्नोलॉजी कहाँ से, टेक्नोलॉजी अहमदाबाद में डेवलप हुई, स्टार्टअप अहमदाबाद था, और टेक्नोलॉजी डिफ्यूज हुई दिल्ली में। इसको दिल्ली गवर्नमेंट से टेंडर मिला और दिल्ली गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप, दिल्ली में बहुत पॉल्यूशन है, यहाँ पे लोग पॉल्यूशन से सफ़र कर रहे हैं, हमको ऐसा एक डिवाइस चाहिए जो रियल टाइम डाटा बताए कि किस एरिया में कितना पॉल्यूशन लेवल है और उस पॉल्यूशन को कैसे हम जो है कम कर सके। सो दैट टेक्नोलॉजी हैज बीन डिफ्यूज। लुक एट नाउ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है कि अभी हम जो है ऐसे क्राइसिस के समय में हैं जहाँ पे वैक्सीन, हेल्थ केयर की बात करते हैं, जहाँ पे एक वैक्सीन जो है काफ़ी क्रूशियल है। लेकिन अगर हम टोटल लाइफ स्पैन, टोटल लाइफ साइकिल देखें, अगर कोई भी नई ड्रग डिस्कवरी होती है तो उसके जो टाइम स्पैन क्या होता है, पहले वो उसकी जो है वैलिडेशन होगी, फिर क्लिनिकल ट्रायल होगा, इसमें ऑलमोस्ट 2 से 3 साल चले जाते हैं, फिर जाके लास्ट में ह्यूमन में होता है। लेकिन कैन वी थिंक टू हैव अ रिवर्स? अगर हमारे पास लार्ज एविडेंस है, सभी जानते हैं हल्दी से जो है, हल्दी हैज एंटी माइक्रोबियल, एंटी है ना, एंटी माइक्रोबियल एंड इम्यून बूस्टर फैसिलिटी। हल्दी को कैसे पता चला कि ये हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करता है? क्यों? इस तो लोगों ने यूज किया, वो हमारे लिटरेचर में अवेलेबल है। फिर हमको उसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल करके उसके समय को क्यों बर्बाद करना? कैन वी गो इन द रिवर्स वे? दिस इज व्हाट द नीड, यही हमारे आज के समय की नीड है। इसलिए देखोगे जितने साइंटिस्ट, जितने लोग जो है कोरोना के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं, ड्रग डेवलपमेंट और वैक्सीन डेवलपमेंट, वो डायरेक्ट जो है लार्ज एविडेंस की तरह जा रहे हैं, सो दैट उनका समय कम लगे, उनके है ना खर्चे कम हो, और वो दवा या वैक्सीन को जल्दी से जल्दी मार्केट में लाएं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ हर्बाविट, जहाँ पे प्री क्लिनिकल ट्रायल ये सब नहीं हुआ, उससे जो है लार्ज एविडेंस के बेस पे ये दवा जो है फॉर्मुलेशन बनाया गया, और ये जो दवा लाइसेंस हुई, ट्रोइका फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, उस कंपनी को लाइसेंस हुई। आज ये दवा जो है अफ्रीकन रीजन में, इसकी दवा की जो मार्केट साइज है वो मोर देन द 40 करोड़ है। दिस इज द फ्यू ऑफ द हाउ इट्स लुक। सो बेसिकली मैं इस स्लाइड के साथ अपने कंक्लूड करूंगा। बेसिकली हमें क्या करना है, हम सभी जानते हैं कि जो इंस्टीट्यूट होते हैं, यूनिवर्सिटी हैं, वो जो है सरस्वती मंदिर हैं, और जो इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे इंडस्ट्रीज से बिजनेस कैप्टन है, वो जो है लक्ष्मी का रूप है। हमें उनके बीच में एक सिनर्जी लाने की जरूरत है, हमको एक लिंकेज लाने की जरूरत है, तभी हमारा जो है सरस्वती जो है वो लक्ष्मी के रूप में कन्वर्ट होके हमको इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव देगी। और वहाँ पे आईपीआर एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। अगर आपने कुछ डेवलप किया और उस पर आईपीआर नहीं लिया, इंडस्ट्री आपके टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। इंडस्ट्री बोलेगी आपने आईपीआर नहीं लिया, मैं कॉपी कर लेता हूँ, क्यों मैं आपको लाइसेंसिंग दी, क्यों मैं आपको रॉयल्टी दूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सिनारियो में, इस नॉलेज एरा में, हम नॉलेज एरा जिस एरा में हम रहते हैं, कि हम आईपीआर को समझें। इसी आईपीआर के पर्सपेक्टिव से मैंने जो है अपने बहुत परम मित्र जो हैं आशीष गुप्ता जी से रिक्वेस्ट किया था। बेसिकली उनका बहुत ही अच्छा वास्ट ग्लोबल एक्सपीरियंस है पेटेंट और आईपीआर पे। वो यूएस में रहे 5 साल, फिर पर्सनल मेरे रिक्वेस्ट पे इंडिया आए, और यहाँ पे वो काफ़ी समय से जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और स्टार्टअप को और छोटे छोटे एसएमईज को और लार्ज कंपनी को सपोर्ट करते हैं। एंड विद दिस मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि आशीष जी, इफ़ यू कैन जस्ट टेक अप योर सेशन। आशीष जी। हाँ जी। So would request है ना, if you can just take your session, then we have a question answer session at the end of the session. बिल्कुल बिल्कुल।
क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एब्सोल्युटली। और देख भी पा रहे हैं क्या? नहीं, आई डोंट थिंक सो कि वी आर एबल टू सी यू। ओके, या नाउ वी कैन सी यू। या सो इंटरेस्टिंगली, मतलब इतनी इतनी मजेदार बात है, हम कोरोना के टाइम पर हम अपने गांव में बैठे हैं। तो बिल्कुल जिसको कहते हैं, जो असली पता चलता है कि कितने क्राइसिस के टाइम पे कैसे जूझता है जो लेट्स से कि रूरल इंडिया या फिर विलेज में, और जो सिनेरियो बनता है आपके शहर में उससे कितना डिफरेंट होता है। तो वो चीज़ हमें देखने में आई है। कुछ मेरे को अभी 1.5 से 2 महीने हो गए हैं यहाँ पर, और बहुत ही अलग एस्पेक्ट्स दिखने में आए हैं। जैसे अभी हमने शुरू किया तो हमारी लाइट चली गई, कल पूरे दिन लाइट नहीं थी, बहुत आंधी आई। तो उस टाइम पर जैसे हमारा जो एक्सपीरियंस है और जो हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो बहुत सारे आइडियाज आते हैं हमको। और उस टाइम पे मुझे ये समझ में आया कि काफी जब तक आप जाकर उसी जगह पर देखोगे नहीं प्रॉब्लम को, तब तक उस तरीके के सॉल्यूशंस निकल नहीं सकते। ये कहानी मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये बहुत ही अहम है इस समय के इस समय के लिए। ये शायद कहीं ना कहीं मेरी सोच से, पहली वाली सोच से भी मेल खाती है, जिसके कारण मैं यूएस छोड़कर, वहाँ का लॉ जॉब छोड़कर, मैं वहाँ पे एक कंपनी में डायरेक्टर था, जो पहले कंपनी सैटेलाइट्स छोड़ा करती थी स्पेस में। तो काफी, मतलब जिसको कहते हैं, बहुत ही जिसके इन्वेस्टर जो थे वो बहुत ही नंबर 1 यूएस के अमीर लोग जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के थे, उन बैकग्राउंड से आई थी। तो वहाँ पे मैंने जाकर अपनी मास्टर्स इन लॉ पढ़ी, और उसके बाद वहाँ पे मैंने डायरेक्टर उन्होंने मुझे बनाया। तो मैं छोड़ के यहाँ पर बस अपने पिताजी और माताजी से मिलने यहाँ पर घर पे आया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं भारत में ही रहूँगा, और वहाँ की जॉब को मैंने यहाँ से उनको रिक्वेस्ट किया कि आई एम रियली सॉरी कि मैं नहीं वापस आ पा रहा हूँ, और मैं यहीं पे रहना चाहूँगा। विद द सेम कॉन्सेप्ट, मतलब ये जो अभी माय कलीग अनिल जी ने बोला अभी, यू नो हाउ व्हाई वी नीड इनोवेशन इज, एक देखिए, इनोवेशन के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। दैट कैन बी इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ आप नया क्रिएट करते हैं, बट इनोवेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ मेंटालिटी ऑल्सो। इनोवेशन, व्हाई वाज दिस रिवर्स ब्रेन ड्रेन रिक्वायर्ड? क्योंकि वहां का आपको एक्सपीरियंस है। देखिए, हम कई बार क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं किसी बाहर के कंट्री को, मगर यूएस का जो ब्यूटीफुल, जो बहुत ही सुंदर चीज ये है कि वहां पे सारे मुल्क के लोग वहां पर आते हैं। तो जब आपको बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव सुनने को मिलता है, जैसे हमारी क्लास में 50 कंट्री, अलग अलग 50 कंट्री के लोग एक ही क्लास में थे, तो आप समझिए कि, और उनसे हम सब लोग बात करते थे एक ही टॉपिक पर, तो बहुत ही अलग अलग फ्लेवर्स मिलते हैं, और उससे ये पता चलता है कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस, हमारे पास हमारे संस्कृति में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट है और उसको कैसे बचाना है। अब हम जहाँ पे थे कैलिफोर्निया में, बर्कली में, वहां पे सुबह सुबह बच्चे, हमारी एज के यंगस्टर, सब लोग सुबह सुबह योग करने के लिए निकल जाते थे। अभी हमको थोड़ी शर्म आती थी भारतीय होने के बावजूद भी कि हमको तो इतना योग नहीं पता। तो कहने का ये मतलब है कि बाहर की जानकारी जानना बहुत जरूरी है, बट अपनी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो हमारी अच्छी चीजें हैं, उसको उजागर करना और उसको यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है। ये थोड़ा सा ट्रैक अलग हो गया था, मैं इस बात से शुरू नहीं करना चाह रहा था, बट जिस मतलब जिस अच्छी तरीके से अनिल जी ने ये प्रेजेंट किया, आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड। तो मैंने सोचा कि एक जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दूं, जिससे पहले कि मैं आपको थोड़ा सा शेयर करूं कि हमारी जो ग्लोबल व्यू देखने के बाद जो इंडियन व्यू देख कर पता चलता है कि हमको क्या करना चाहिए
जो इफेक्टिव भी हो, ज्यादा कॉस्ट भी नहीं लगे, मगर हमारा अच्छा हर तरीके से, जिसको कहते हैं कंप्लीट बेनिफिट फॉर ऑल। एक होता है बिजनेसमैन जो प्योर बिजनेस सोचता है, बट दूसरा होता है एक होलिस्टिक व्यू। होलिस्टिक व्यू में आप काफी कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप सबके लिए अच्छा करेंगे और आपको भी बहुत फायदा होगा। तो उस बैकग्राउंड के साथ मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा कुछ स्लाइड्स के साथ। क्या आपको हमारी स्लाइड्स दिख रही हैं? यस सर, दिख रही हैं बिल्कुल। ओके। थोड़ा सा व्यू आपको बढ़ाना पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा, आई थिंक सो। इज इट बेटर नाउ? अभी ठीक है? या ओके, this is just a short brief about me, just in case you know where I'm coming from, मेरा किस तरह का एक्सपीरियंस है, जिसके बेसिस पे मैं जो बोल रहा हूँ वो मैं बोल रहा हूँ। ये पिक्चर जो है, मैं मेरे को यहाँ पे भारत वापस आए हुए कुछ 3-3.5-4 साल हुए हैं। एक साल मैं पूरे विश्व भर में अलग अलग जगह पे रहकर अलग अलग जगह से काम मैंने किया। वहाँ का लोकल एक्सपीरियंस, एकदम फॉरेस्ट में जाकर एक्सपीरियंस किया, वहाँ की लोकल जो कम्युनिटीज़ हैं। मैं कोरिया गया था, मैं काफ़ी जगह यूरोप में गया, और जो एक लोकल फील है वो लिया मैंने एक साल यूएस से आने के बाद। उसके बाद जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, तब से मैं अनिल जी के साथ मिलकर काफ़ी एजुकेशनल लेक्चर्स देता हूँ, जिससे बच्चों को और यहाँ पे अवेयरनेस बढ़े। तो उन सारे मेरे डिस्कशन में ये पिक्चर सबसे मेन होती है। अनिल जी शायद अब इसको देख देख कर थक गए होंगे, मगर ये बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये आपको शायद आप में से कुछ लोग आइडेंटिफाई कर चुके होंगे कि ये कहाँ से आई है पिक्चर। ये पिक्चर आई है हमारे एक बहुत ही पॉपुलर मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन बॉम्बे, जिसमें आपका जो कंगना रनौत ने एज अ एक्ट्रेस प्ले किया था। तो इसमें अजय देवगन जो हैं वो आप एक कुछ प्रेजेंट करना चाह रहे हैं कंगना रनौत को, जिससे वो खुश हों। तो उनको कुछ और महंगा मिला नहीं, तो उन्होंने क्या किया, एक पेरू लिया और उनको जाकर प्रेजेंट किया। ठीक है। अब जब उसकी वैल्यू उसने बताई कि ये तो 4 आने का है, तो उसको बहुत कम लगा कि 4 आने की चीज मैं क्या लेके जाऊं। अगर उन्होंने बोला अगर मान लीजिए कि ये लास्ट पेरू है धरती पर, तब इसकी क्या वैल्यू होगी, तो उन्होंने कहा जी ये तो फिर 40 रुपए हो गया। मान लो इसको शाहजहां ने बनाया था मुमताज के लिए, तो कितनी वैल्यू हुई, तो जी चलो मान लो 400 रुपए हो गई। तो ये जो चीज है, इसका मैं एज अ बैकग्राउंड अगेन स्टार्ट करना चाहूंगा, इसको याद रखिएगा, और इसके बारे में हम थोड़ा बाद में वापस से डिस्कशन करेंगे। बट दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा ब्रॉड सोचने के लिए। सो विद दैट बैकग्राउंड लेट्स स्टार्ट। कि जब आपको मान लीजिए आपने इनोवेशन की, आपने एक जरूरत देखी, आपने एक नई चीज बनाई, मगर आप अगर ध्यान से सोचें तो इंसान क्यों नहीं अपनी चीजें करता। एक तो तकलीफ है जो उसके घर की, मान लीजिए ऐसी सिचुएशन है वो नहीं कर पा रहा है, तो वो काफी सारी हर्डल्स फेस करता है। पैसे की कुछ तकलीफें थी। अब ये जो चीजें हैं, ये काफी हद तक गवर्नमेंट ने काफी सारी स्कीम्स लाकर बहुत हेल्प कर दी है। एक टाइम पे हमको, जब 15 साल पहले जब मैंने शुरू किया था, 15-16 साल पहले, तब हम लोग एक इंडस्ट्रियल सेटअप में जाते थे, और वहां पर पेटेंट ऑफिस में इंडस्ट्री वाली एक लिफ्ट होती थी, जाना पड़ता था। अब हमको सिर्फ यहाँ पे घर पे बैठे हुए हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं, और रात को 12 बजे करना चाहें तो रात को 12 बजे भी कर सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि बहुत सारी चीजें इतनी बदल गई हैं, तो हमको अब जो ईज है, जो ये पुरानी प्रॉब्लम्स थी वो काफी सॉल्व हो गई हैं। हमको अब जो हर्डल निकालनी है वो हमारे दिमाग से निकालनी है, और वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
विद दैट बैकग्राउंड अभी हम मान लीजिए आईपी जब बनाना चाहते हैं तो क्यों अटकते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हमने इतने मेहनत की और उसके बाद किसी ने कॉपी कर लिया, और जो मैंने मेहनत करके इतने 5 सालों में बनाया अब एक कोई तुरंत कॉपी करके उसका बहुत फायदा उठा रहा है। तो ये चीज जो है हमको बहुत ही ज्यादा खलती है। तो इस चीज को देखते हुए देर आर मतलब कुछ तरीके हैं किस तरीके से आप अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं कि अपनी बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा का मतलब ही यही हुआ, बौद्धिक मतलब जो बुद्धि से आप क्रिएट करते हैं। तो बौद्धिक संपदा, पहले संपदाएं कैसे होती थी कि आपके पास जमीन है, आपके पास घर है, ऑफिस है। अब देखिए जो ऑफिस है वो तो अपनी एक ही जगह धरे रह गए हैं। अब इतनी जगह पे हम लोग जो भी कर रहे हैं, आपने जो क्या क्रिएट किया, जो दिमाग से आपने जो बनाया, उसकी सबसे ज्यादा अहमियत आगे आने वाले टाइम में बढ़ती जा रही है। तो इसमें अब जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसको बौद्धिक संपदा कहते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पिलर्स हैं इसके, क्या क्या किस किस तरीके से आप अपनी चीज को बचा सकते हैं जिससे कोई आपकी चीज तुरंत कॉपी ना करे। एक तो इसमें जो बहुत ही अहम है वो आता है पैटेंट्स। पैटेंट्स क्या करता है? पैटेंट्स आपके जो कॉन्सेप्ट है, जो टेक्नोलॉजी है, उसको यूज करके जो आपने चीज बनाई है उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। फिर आते हैं डिजाइन्स। डिजाइन्स में आपको जो फंक्शनैलिटी है, जैसे पेटेंट में तो फंक्शनैलिटी काम आई, डिजाइन्स में फंक्शनैलिटी की बात नहीं होती, वो देखने में कैसा है, उसके जो फीचर्स हैं, दिखने वाली फीचर्स, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके बारे में मैं एक एक के बारे में आगे भी बात करूंगा, मगर एक जनरल पर्सपेक्टिव जिससे आप एक से दूसरे को डिस्टिंग्विश कर पाए, मैं समझाना चाहूंगा। फिर एक होता है ट्रेडमार्क। जब आपने कुछ नया बिजनेस स्टार्ट किया या फिर आपने अपना दुकान के ऊपर जिससे लोग आपको पहचान पाए, तो आप उसका एक नाम देते हैं, तो जिससे उससे उसके साथ आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जाए, तो उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। फिर है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स का क्या है? जो एक्सप्रेशन कि इंसान किस तरीके से एक्सप्रेस करता है। मान लीजिए आपने महात्मा गांधी की एक फोटो बनानी चाहिए, मैं एक तरीके से बनाऊंगा, आप एक तरीके से बनाएंगे, आप दोनों हमारे दोनों के पास उसका कॉपीराइट है, क्योंकि एक्सप्रेशन किस तरीके से आपने क्या चीज देखी उनमें, हो सकता है आप आंखों पे ज्यादा ध्यान दें, मैं उनकी प्रतिमा पे ज्यादा ध्यान दूं, तो जिस तरीके का एक्सप्रेशन था उस तरीके से वो पेपर पे आ जाएगा, तो उस चीज को कॉपीराइट कहते हैं। अब जो चीज मेरे को बहुत इंडिया में तो बहुत ही खासकर काफी आती है, तो ट्रेड सीक्रेट है, कि ये भी कुछ अलग तरह की राइट्स हैं जो यहाँ पर अब और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। एक है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का ऐसा है कि मान लीजिए आप नहीं रिवील करना चाहते हैं, आप उसको सीक्रेट ही रखना चाहते हैं। जैसे कोको कोला है, इतने सालों से, 100 सालों से भी ज्यादा से कोको कोला का जो रेसिपी है वो कोई जान नहीं पाया, ना उसको पेटेंट किया गया, ना कॉपीराइट किया गया। कोको कोला नाम जो है वो तो ट्रेडमार्क है, बट उसके अंदर का जो जिस तरीके से वो पेय बनाया जाता है उस चीज का तो किसी को पता नहीं है, वो ट्रेड सीक्रेट माना जाता है। तो उससे भी रिलेटेड लॉज होते हैं काफी सारे कंट्रीज में। जैसे मैंने यूएस में जब मैंने अपना एग्जाम दिया पैटेंट का, और वहां पे जब मैंने पढ़ाई की, तब इसके बारे में काफी एडवांस लॉज यूएस कर चुका है। हमको ये समझना होगा कि जैसे यूएस है, आज मैंने देखा अपने पुराने रेडियो को यहाँ पर हमारे नाना जी के घर पे, तो ये उस टाइम के रेडियो के पीछे भी पैटेंट पेंडिंग लिखा हुआ है। आप समझिए कि कुछ जो ये कंट्रीज थे, ये 150 साल पहले से इन लोगों ने वो सिस्टम डेवलप किया है, इसलिए, और वो काफी अच्छे से वो समझ पाए हैं कि इसके क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। तो हमको उन चीजों से सीख कर, जैसे चाणक्य ने क्या कहा था, आप हर एक्सपीरियंस को खुद नहीं ले सकते, आपको कुछ चीजें दूसरों की गलतियों से सीखनी पड़ेंगी, आप नहीं तो हर एक गलती खुद नहीं कर सकते। तो हमको ये करना पड़ेगा कि हमको दूसरे सिस्टम्स के कॉपी नहीं करना है, हमको मगर सीख जरूर लेनी है। तो वो सीख लेकर हमको अपने लोकल एरिया पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब जैसे ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस हुए, इसके बारे में अनिल जी काफी जानते हैं, तो आई विल लेट इट उनको कवर करने दूंगा कभी जब एक मौका लगेगा। दूसरा प्लांट वैरायटीज हैं, इसके आगे एक सेमीकंडक्टर जो हमारा
पीसीबी बोर्ड होता है उसके ऊपर भी कुछ राइट्स होती हैं, बट ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड हैं, तो इनके अंदर ना जाके मैं बहुत ही हाई लेवल पे अभी इतना डिस्कशन रखूंगा। अब आपने कंपनी बना ली, आपने कुछ सोचा कि कुछ नई चीज बनाई जाती है, मान लीजिए आपने नया कारपेट बनाने की तकनीक निकाली, उसमें डिजाइन भी आता है कि किस तरह का डिजाइन कारपेट के ऊपर होगा, या फिर मान लीजिए आपने टीवी बनाया तो उसका क्या, उसका ऊपर से देखने में, जिससे देखते ही किसी किसी को पता चल जाए कि ये जो टीवी है ये मान लीजिए सैमसंग का है। जैसे मान लीजिए एप्पल का सबसे बड़ा जो पैटेंट इन्फ्रिंजमेंट जो बहुत बड़ा केस हुआ, जिसके बारे में बहुत शोर हुआ एप्पल और सैमसंग का, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें थी वो आपका जो फोन है उसके कॉर्नर में वो जो किस तरीके से वो किस तरीके का फोन का शेप है, बस उसके ऊपर वो इतने पैसे एप्पल को सैमसंग को एप्पल को देने पड़े। तो कहने का ये मतलब है कि आप जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा जो सोचते हैं उसको ये मत सोचिए कि बहुत ही नई चीज है, इस तरह की बनानी पड़ेगी जो कोई सोच ही नहीं सकता। ऐसा नहीं होता। काफी बार ऐसी चीजें होती हैं जो अपने लेवल पे आप इनोवेशन करें तब भी उसकी पेटेंट मिल सकती है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि पेटेंट करने के लिए बहुत ही कुछ ऐसी तोप चीज चाहिए होती है कि जो हम लोग डेवलप नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ एग्जांपल्स तो अनिल जी ने लिए थे जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब ये जो है, आपने अपनी कंपनी बनाई, आपने नया कुछ बनाना शुरू किया, तब आपको सारी चीजों को एक साथ देखना पड़ेगा। तब आपको पैटर्न भी देखना पड़ेगा, उसमें डिजाइन भी देखना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमको प्रोटेक्ट करनी है। अब सबसे पहले लेते हैं पैटेंट्स। पैटेंट्स को सबसे इंपॉर्टेंट आईपी राइट्स क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, इसमें फंक्शनैलिटी इन्वॉल्व है, इसमें इस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और जो टेक्नोलॉजी है उसको वो बहुत ही स्ट्रांग मानी जाती है, क्योंकि उसमें ज्यादा खेल करने की, जिस तरीके से कॉपीराइट है उसमें थोड़ा सा चेंज किया तो आपको दूसरा बंदा कॉपीराइट कर सकता है, मगर पैटेंट्स में उस तरीके की गुंजाइश बहुत कम होती है। अगर आपने बहुत ही एक अच्छे से पेटेंट किया है तो आप बहुत ही स्ट्रांग राइट्स लेकर मार्केट में जा सकते हैं। तो अब इसका पैटेंट का क्या है? पैटेंट इज अ सेट ऑफ एक्सक्लूसिव राइट्स। एक्सक्लूसिव राइट्स मतलब जो सिर्फ आपको मिली हैं, ऐसा हक, ग्रांटेड बाय सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट मतलब जैसे इंडिया है। अब इसका भी महत्व मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्यों सॉवरेन स्टेट बोलना बहुत जरूरी है। टू एन इन्वेंटर और एन असाइनी फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, थोड़े टाइम के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वो सालों साल बस चलता ही रहेगा, वो एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है कि कितने टाइम के लिए ये आपको मिल सकता है। इन एक्सचेंज फॉर डिटेल पब्लिक डिस्क्लोजर। क्यों दिया गया है? क्योंकि आपने बताया लोगों को, तो जब तक आप जो चीज आप बताएंगे उसी के लिए आपको राइट मिलेगी। जो आप चीज छुपा लेंगे, जैसे ट्रेड सीक्रेट है, उसके लिए आपको राइट्स नहीं मिलेंगे। अब ये जो चीज है इसको समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में वैद्य हुआ करते थे, तो वैद्य अपने बस बेटे को सिखाता था कि किस तरीके से ट्रीट करना है, किस तरीके से मरीज को ठीक करना है। मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाता कि मान लीजिए बाढ़ आ गई है, जिसके कारण पिता और बेटे और उनका जो ये सारी नॉलेज थी वो सारी एक साथ खत्म हो जाती है, तब तो बहुत नुकसान होता है पूरे देश को, पूरी संख्या को। इस चीज को बचाने के लिए क्या किया गया? पैटेंट का सिस्टम एक तरीके का निकाला गया, जिसके कारण जिसने राजा ने बोला कि आप हमें बताइए कि क्या चीज है, उससे मगर हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे कि कोई आपसे बिना पूछे ये चीज नहीं करेगा, और करेगा तो आपको पैसे या कुछ रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो ये चीज का, इस कॉन्सेप्ट को समझना और याद रखना बहुत जरूरी है। उसमें क्या बोला गया? राजा ने क्या बोला? आप हमें बताइए, क्योंकि अगर मान लीजिए आप नहीं बताएंगे और कुछ ऐसा हो जाए कि आप नहीं आगे बता पाएंगे, या फिर कुछ अगर वो इंफॉर्मेशन नहीं रही, तो पेटेंट होने का फायदा नहीं हुआ कंट्री को। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी कम लोग समझते हैं कि हम बताएं भी नहीं अगर फिर भी पेटेंट मिल जाए, ऐसा नहीं होता। अब ये जो है ये नेगेटिव राइट है। ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारी पैटेंट्स के, ये सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
एक जो है ये इसका जो पहली बात है कि ये अपने आप आपने नया बनाना चाहिए, ये कहीं और से लाई हुई या फिर दूसरे कंट्री से लाई हुई चीज नहीं चलेगी। तो अगर मान लीजिए आप यूएस में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई यहाँ पे ये चीज है मगर इंडिया में नहीं है, तो चलो हम लेके चलते हैं और वहाँ पे पेटेंट कर देंगे, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि उसको इंपोर्ट कहेंगे, उसको कहीं और से लेकर आना कहेंगे, उसको आपका बनाना नहीं कहेंगे। वो आपने चीज बनाई नहीं है, वो आपने सिर्फ कहीं से लेकर आई है, तो वो इंपोर्ट हुआ। तो इंपोर्ट के लिए आपको पैटेंट नहीं मिलता, आपको मिलता है आपने खुद जो चीज बनाई है उसके लिए। नेगेटिव राइट्स क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि आप किसी और को रोक सकते हैं जिसने कुछ, मान लीजिए आपके पास पैटेंट है, तो आपको आपकी जो चीज है उसको करने से पहले किसी को आपको पूछना पड़ेगा, तो उसके बिना वो चीज नहीं बना सकता, ना उसको यूज कर सकता है, इसलिए उसको नेगेटिव राइट कहते हैं। आपको जो पैटेंट मिल जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर वो चीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। कई बार जैसे मान लीजिए आपने एक नई मेडिसिन बनाई, अब मेडिसिन बना ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत आप उसको मेडिसिन को पब्लिकली बेच सकेंगे कॉमर्शियली। उसके लिए आपको यहाँ की जो मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो एक पॉजिटिव राइट हुई, वेयर यू गो एंड आप जाकर आप परमिशन लेते हैं और वो कहते हैं हाँ आपको राइट दी जाती है, तो वो पॉजिटिव राइट हुई। नेगेटिव राइट क्या हुई? नेगेटिव राइट ये हुई कि वो आप किसी को रोक सकते हैं, वो आपको राइट देती नहीं है। पैटेंट आपको कुछ करने को राइट नहीं देती, पैटेंट आपको किसी को रोकने को हिम्मत देती है। तो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पैटेंट्स। इन चीजों के बारे में आपको शायद थोड़ा सा अगर कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इनका आप अगर नोट्स बनाएं और बाद में जाकर थोड़ा सा समझें तो आपको आगे जाकर अपने बिजनेस में बहुत फायदा होगा। दूसरा है टेरिटोरियल। जैसे मैंने बताया, आपने इंडिया में मान लीजिए आपने पूरी दुनिया में पहली बार एक मेडिसिन बनाई, उसको इंडिया में पैटेंट किया। जैसे अभी इजराइल का एक न्यूज आई थी कि इजराइल ने कुछ नई मेडिसिन डेवलप की है और उसको पेटेंट करना चाह रहा है पहले सारे देशों के साथ शेयर करने से पहले। उसका मतलब ये हुआ कि वो इजराइल पहले वहां के लिए पेटेंट करेगा और उसके बाद वो इंडिया भेजेगा और इंडिया में भी अलग से पेटेंट करेगा। तो जो आपका पैटेंट है, क्योंकि राजा तो किसी कंट्री का एक ही होता है, तो जो वहां का राजा है उसको आपको पेटेंट देना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपने इंडिया में पैटेंट किया, आपको उसी चीज को अगर यूएस में भी आपको किसी को रोकना है आपका कॉपी करने से, तो आपको यूएस में भी उसी चीज का पैटेंट फाइल करना पड़ेगा और एक टाइम पीरियड है जिसके अंदर आपको वहां पे फाइल करना जरूरी होता है। तो वो चीज आपको हम आगे सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे किया जा सकता है। अब स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, ये 20 साल के लिए दिया जाता है पैटेंट, उसके बाद ये फ्री हो जाता है दुनिया को यूज करने के लिए। अब ये काफी सारे इसके और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, मगर पैटेंट्स के जो इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना कर मैं बहुत ही हाई लेवल पे अपना डिस्कशन रखूंगा, जिससे जितना टाइम हमारे पास है उसमें हम लोग जो खत्म करना चाहते हैं वो खत्म कर पाए। अगर आपको इससे रिलेटेड या इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होंगे तो हम लोग लास्ट में कुछ एडवांस टॉपिक पे भी बात कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा डिजाइन। अब डिजाइन्स का जो एस्पेक्ट है वो मैंने जैसे बताया कि उसमें फंक्शनैलिटी की बात नहीं आती। आपने पैटेंट जब किया तो फंक्शनैलिटी की बात आई कि किस तरीके से वो चीज काम करती है, मगर जो डिजाइन है, जो ये वर्ड डिजाइन है, हम लोग इंडिया में काफी अलग अलग तरीके से यूज करते हैं कि मैंने एक नया डिजाइन बनाया है तो मुझे पैटेंट चाहिए। तो उसमें हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि उसकी फंक्शनैलिटी है, कुछ फंक्शनल चीज है तो उसको पेटेंट किया जाएगा, मगर सिर्फ बाहर से उसका जो फील है और जो देखने में जो चीज है उस चीज के लिए डिजाइन रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तो वो दो अलग अलग तरीके की राइट्स हैं। इसको मैं बाहर नीचे जाकर एक और कुछ एग्जांपल्स के साथ आपको सिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर ये कॉन्सेप्ट हो जाए। तो जैसे मान लीजिए शेप, कॉन्फ़िगरेशन, पैटर्न, ऑर्नामेंट, ये जो चीजें हैं ये सारे फीचर्स होते हैं किसी शेप के, किसी चीज को आप जो देखते हैं।
इन सब चीजों को डिजाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। जैसे ये सबसे पहले शुरू हुआ कारपेट मैन्युफैक्चरर से, जो कारपेट्स थे वो जो मैन्युफैक्चर करते थे, तो उसका जो डिजाइन है वो कैसे देखने में होता है, उसका क्या टेक्सचर होता है, उस चीज को वहां पे राइट्स मिली गई, सबसे पहले ये दी गई, उधर से शुरू हुआ था। ऑलराइट, तो इसमें भी जिस तरह पैटेंट में है उस तरीके से इसमें भी क्या जरूरी है कि ये नॉवल हो, नया होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा है ये किसी चीज पे लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अल्टीमेटली डिजाइन में आंखों से देख पाना उस चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए किसी चीज पे लगाना जरूरी है। अगर मान लीजिए आपने बस कॉन्सेप्ट में सोचा हुआ है उसको, मगर किसी आर्टिकल के ऊपर, किसी चीज के ऊपर अगर आप लगा नहीं सकते हैं, तो वो चीज डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकती। दूसरा है इसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस से हमको कर पा सकते हो, वो होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपने एक नया स्कल्पचर बनाया, मान लीजिए आपने एक प्रतिमा बनाई अपने हाथों से, मगर वो इंडस्ट्रियली तो रेप्लिकेबल नहीं है, तो ऐसी चीज को डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं दिया जाएगा। उसके लिए एक अलग राइट्स है, उसके लिए कॉपीराइट आप मांग सकते हैं, मगर इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए इंडस्ट्रियल प्रोसेस से होना जरूरी है। अब क्योंकि ये आंखों से दिख पाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो फाइनल आर्टिकल में दिखना चाहिए। ऐसा अगर वो छुपी हुई चीज है और दिखती नहीं है तो वो चीज का डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे कुछ स्पेयर पार्ट्स हैं, अब स्पेयर पार्ट्स का ऐसा नहीं है कि मान लीजिए वो फाइनल प्रोडक्ट में छुपे हो सकते हैं, मगर मान लीजिए जो अपने मैकेनिक्स है वहां पे तो वो चीज दिखती है, तो वो पार्ट स्टिल उसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। दूसरा है डिजाइन में जो ट्रेडमार्क है, प्रॉपर्टी मार्क है, उसका आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसके लिए अलग से ट्रेडमार्क राइट अलग से दी गई है और उसका अलग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब ये जो मैंने आपको डिजाइन का ये कॉन्सेप्ट बताए, वो मैं इसलिए और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस अब बढ़ती जा रही है क्योंकि जैसे चाइना है वहां पे एक ज्यादा कॉपी हो जाता है, और अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने जाए तो हो सकता है जज को समझाने में, जैसे हम लोग ने यूएस में भी किया, इंडिया में भी किया, काफी अदर कंट्रीज में भी हम लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया अपने पेटेंट को एनफोर्स करने का, क्योंकि यूएस की जो मैंने आपको कहा ब्यूटी जो अच्छी चीज है, वहां पे रहते हुए आप सारे कंट्रीज का एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है वो 150 साल इसके आगे उनको एक्सपीरियंस है चीजों का। तो वहां से जो पता चला, उन चीजों में से जो अच्छी चीज हमको पता चली और जो चीज हमको हमारे सिस्टम में नहीं है, वो चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना और उसे सीख कर अच्छा अपनी नई अच्छी चीज बनाना, वो हमारा मेन एम है। अभी जो डिजाइन है इसमें मान लीजिए मैं आपको जो डिस्टिंक्शन समझाना चाहता था कि कैसे डिफरेंट होता है। अब मान लीजिए जो हवाई जहाज है, हवाई जहाज का जो आगे की नाक है, अब इसका डिजाइन रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, क्योंकि आप बस इस तरीके से मुंह हो ऐसा आप डिजाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब इसमें अगर कोई इंजीनियर होगा तो बोलेगा कि सर बट एरोडायनेमिक्स का क्या? मान लीजिए मैंने ऐसा एक नाक बनाई है जिसके कारण हवा बहुत अच्छे से जाती है और उसको पुश बहुत अच्छा मिलता है हवाई जहाज को, वो है फंक्शनैलिटी वाली बात। उसके लिए आपको पैटेंट मिलेगा, जैसे ये यूएस पैटेंट मिला है, इसमें इंसान ने जिसने रजिस्ट्रेशन किया है पैटेंट का, उसने बताया कि किस तरीके से इसका फंक्शनैलिटी होगी। तो जो फंक्शनल एस्पेक्ट है, जो उसका काम करने का तरीका है, उस चीज को अगर आप बताना चाहेंगे और प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको पैटेंट मिलेगा। और अगर आप उसका सिर्फ देखने की और उसका जो फील है, जो देखकर पता चल जाए कि हाँ भाई ये तो मान लीजिए बोइंग का एरोप्लेन है, उसको देखते ही बाहर का चेहरा देखते ही उसका समझ में आ जाए, तो दैट इज द डिजाइन एस्पेक्ट्स। तो इनके अलग अलग प्रोटेक्शन मिलती है। तो इसका नुकसान क्या है डिजाइन का कि भाई जो फंक्शनल एस्पेक्ट है वो प्रोटेक्ट नहीं हुआ। तो किसी ने क्या किया, आपकी नाक के जो चाहिए एरोप्लेन की नाक देखकर उसने कुछ और थोड़ा सा बदलाव किया उसमें, और उसका अलग से एक और डिजाइन रजिस्ट्रेशन मिल गया, क्योंकि फंक्शनैलिटी तो आपने प्रोटेक्ट नहीं की थी। तो इसका मतलब है कि थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ कोई डिजाइन को मॉडिफाई करके उसकी प्रोटेक्शन ले सकता है। तो इसलिए सही तरीके से आइडेंटिफाई करना और अच्छे किसी
आईपी लॉयर के पास जाकर उसको आइडेंटिफाई करके प्रोटेक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये है, जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये काली मिर्च रखने की एक डिब्बी है। अब इसमें पैटेंट भी है। अगर मान लीजिए कि मैं इसका जो फंक्शनैलिटी बताऊं कि इस तरीके से इसको अच्छे से पकड़ा जा सकता है, बीच में से पतला होने करके, और इसके जो इसका हेड है या फिर इसका जहाँ से निकलता है अपनी काली मिर्च, उसमें ऐसा सिस्टम आपने देखा होगा जो रगड़ रगड़ कर आप उसको पीस कर निकाल सकते हैं। तो फंक्शनैलिटी अगर कोई प्रोटेक्ट करना चाहे तो उसका पैटेंट आपको मिलेगा। मान लीजिए वो चीज़ ना प्रोटेक्ट करके सिर्फ उसका कैसे देखने में किस तरीके से ये लगती है, उस चीज़ को अगर प्रोटेक्ट करना चाहेंगे तो आपको डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये चीज़ है डिफरेंस बिटवीन द टू। उसी तरीके से ये जो एप्पल का फ़ोन है, इसमें जो साइड की जो इसकी कॉर्नर्स हैं, ये डिज़ाइन का एस्पेक्ट है। इसके ऊपर बहुत ही बड़ा, जो मैंने बताया, जिसके हम यूएस में जब हम थे तब हमारे, क्योंकि वहाँ के जो प्रोफेसर जिनके साथ हमने पढ़ा वो ओबामा को की जो के सलाहकार थे इस टॉपिक के ऊपर, और हमने इसके बारे में काफ़ी पीछे काम कर कर, जो हमारे वहाँ पे कैसा है कि इंस्टीट्यूट्स भी आपके जजेस को और जुडिशरी को हेल्प करते हैं, इंडिया में भी करते हैं, तो उसके ऊपर हमने काफ़ी काम किया था। तो जिस तरीके से ये कॉर्नर्स है, इसके बेसिस पर आप किसी, जैसे मान लीजिए एप्पल को इस केस में बहुत पैसा मिला फ्रॉम सैमसंग। सो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई सोचे कि बहुत कुछ बड़ा ऐसा डिज़ाइन होना चाहिए उसके कारण ही मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं है। कई बार आप बहुत ध्यान से कोई एक चीज़ करेंगे तो उससे भी आप डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है चाइना में। अब चाइना का बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है डिज़ाइन चाइना के लिए? क्योंकि चाइना में जब आप जज को समझाने जाएंगे कि फंक्शनैलिटी ऐसी है और वैसी है, तो सालों साल लग जाते हैं कई बार पेटेंट का समझाने में और किसी को रोक पाने में। मगर डिज़ाइन का कैसे है कि आपने दिखाया, डिज़ाइन सामने में देखने में ऐसा है और कॉपी वाला प्रोडक्ट भी आपको सामने दिख रहा है, तो तुरंत जज कह पाएगा हाँ ये दोनों देखने में तो बिल्कुल सेम लग रहे हैं, तो उस तरीके से आप किसी को रोक पाएंगे। तो ये डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन हमारे चाइना के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है। अब ये एक केस लॉ लिया है हमने और ये थोड़ा एडवांस्ड है। तो इसमें जिस तरीके से एक कंपनी ने, एक जो बहुत ही कॉमन हम गलतियां देखते आए हैं कि इंडिया में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं आप, मान लीजिए आपने नया प्रोडक्ट लिया, आपने बनाया और जाकर आपने बेचना शुरू किया, बेचने के बहुत सालों बाद आप हमारे पास आते हैं कि प्रोटेक्ट कर लीजिए। उस टाइम पे हम कुछ रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, डिज़ाइन की और पैटेंट की, दोनों की नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि ये चीज़ कहीं बाहर दिखाई नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ पहली बार हमारी नज़र में आनी चाहिए। तो अगर आप मान लीजिए आपके पास कुछ नई चीज़ है, तो सबसे पहले आपका काम है कि उसका डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन और पैटेंट रजिस्ट्रेशन करवाई जाए, तब जाके उस चीज़ को बाहर दिखाया जाए। तो इस केस में कंपनी को 2 मिलियन यूरोस मिले थे, मगर जब बाद में पता चला कि उन्होंने पहले ही वो चीज़ डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले ही बाहर दिखा दी है, तो उनको वो पूरे पैसे छोड़ने पड़े। तो कहने का ये मतलब है, ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। इंडिया में ये चीज़ समझ पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया, क्योंकि डेली हमको ये इश्यूज, हमको बहुत दुख लगता है कि इतना कुछ अच्छा बनाकर भी हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक सिंपल, और इंडिया में तो जिस तरीके से सस्ता हो गया है पैटेंट रजिस्ट्रेशन करना, वो बहुत ही सस्ता हो गया और इतने सारे गवर्नमेंट ने मैकेनिज्म बनाए हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि आप एक सिंपल तरीके से, और मैं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये भी सिखाता हूँ कि अगर आपको कुछ भी आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, चाहे आपके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो आप खुद कैसे कर सकते हैं। तो काफ़ी ऐसे सिस्टम्स आ गए हैं कि अब बहुत ही ईजी हो गया है, तो ना करने का कुछ सवाल अब नहीं बचता। तो हमारी ज़रूरत ये है कि, और इंस्टीट्यूट्स की, स्पेशली emerging institute like yours, you have to, आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी
आगे चल के जैसे 10-15 सालों में आपको इसका असर इतना बड़ा दिखेगा जिसका कोई मायना नहीं लगा सकता। तो ये मैं आपको कहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो एक, अगर आप काफ़ी सारे मेरे जो टॉपिक हैं उनमें से कुछ चीज़ें समझ में आए या नहीं आए, बट ये चीज़ ज़रूर समझिएगा कि अगर नहीं और कुछ हो सके तो गवर्नमेंट ऑफ पेटेंट ऑफिस जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट, वहाँ जाकर आप खुद अपना पेटेंट, नहीं मान लीजिए आपके पास और पैसे नहीं है, आपके पास और मैकेनिज्म नहीं है और आप गवर्नमेंट से भी हेल्प लेने के बावजूद भी आप नहीं ले पाए हैं, नहीं और कुछ, मगर आप एक सिंपल एप्लीकेशन, प्रोविजनल एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस में फाइल कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट, अगर आपके पास और कोई रजिस्ट्रेशन या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन नहीं भी है, तब आप अगर एज एन इंडिविजुअल फाइल करेंगे तो सिर्फ 1600 रुपए में आप पेटेंट फाइल कर सकते हैं। इतना सस्ता रजिस्ट्रेशन का कॉस्ट होता है। जिस तरीके से पैटेंट में मैंने बताया, उसी तरीके से डिजाइन में भी अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन का अलग प्रोटेक्शन होता है, तो ये चीज समझ लेना और पहले ही समझ के फाइलिंग कर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरीके से टेरिटोरियल मैंने आपको बताया पैटेंट में, वैसे ही डिजाइन में भी होता है। तो जो भी आप यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे, अगर आपको चाइना में भी प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको चाइना में भी फाइल करना पड़ेगा। ये कुछ स्लाइड्स हैं जिससे आपको पता चले कि कितना ज्यादा चाइना की जो तरक्की हुई है, कितने हद तक डिजाइन रजिस्ट्रेशन के कारण भी हुई है, और डिजाइन और काफी सारे जो छोटे लेवल पे हम लोग सोचते हैं कि पैटेंट लेवल की चीज नहीं है, तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो डिजाइन एक तरीका है जिससे हम लोग काफी चीजें रजिस्टर कर सकते हैं। अब इस पे मैं थोड़ा सा एक पॉइंट पे टच करूंगा, कॉपीराइट्स का। आई थिंक कुछ स्लाइड्स और बाकी हैं, एटलीस्ट 4-5, और हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड है, बट मैं थोड़ा सा कॉपीराइट के बारे में भी बोलना चाहूँगा। अब कॉपीराइट, हमने ये समझना कॉपीराइट और डिज़ाइन का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कॉपीराइट जो है वो एक्सप्रेशन की बात होती है। हेलो, Yeah, continue. We can hear you. ओके, मुझे कहीं थोड़ी आवाज आ रही थी। Sometime echo comes. ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट इज कॉपीराइट्स। तो हमने काफी बार हमने सुना है कि दिस इज कॉपीराइटेड मटेरियल। हमको याद है कि जब टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने देखा था, 2004 या 5 की बात है, जब हम प्रैक्टिस करते थे, तब टाइम्स ऑफ इंडिया में भी लिखा था कि भाई किसी कंपनी ने एक टेक्नोलॉजी को ट्रेडमार्क कर दिया है और उसको कॉपीराइट कर दिया है। अब कहने का ये मतलब है कि हमारा 2004 या 5 में समथिंग लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया को ये जो डिफरेंस है, कॉपीराइट क्या चीज़ होती है, ट्रेडमार्क क्या चीज़ होती है और पैटेंट क्या चीज़ होती है, ये चीज़ों के बीच में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ समझ लेना कि कौन सी चीज़ क्या आपको राइट देगी, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब कॉपीराइट जो है वो आपका एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए मूवीज़ है, मूवीज़ क्या करती है, मान लीजिए आपने एक रामायण से आपने प्रेरित होकर एक सीरियल बनाया, अब उसी को आपने दूसरे तरीके से भी कुछ नए एक्टर्स को लेके आप नए भी बना सकते हैं। तो जो एक्सप्रेशन है उन दोनों का अलग अलग कॉपीराइट बनता है। तो इट्स अ मैटर ऑफ एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया कि मैंने एक प्रतिमा देखी और उसको मैंने ड्रॉ करने की कोशिश की, आप एक तरीके से बनाएंगे, मैं एक तरीके से बनाऊंगा, तो दोनों का अलग अलग एक कॉपीराइट होगा। तो जैसे अब जो सॉफ्टवेयर है, अब सॉफ्टवेयर क्या है, क्योंकि उसको लिखा जाता है अक्षरों में, इसलिए उसको लिटरेरी वर्क मानकर कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलती है। कुछ तरीके हैं जिसमें हम सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को पैटेंट की तरह भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मगर सिर्फ जो उसका जो कोड होता है उसको लिटरेरी वर्क माना जाता है। जिस तरीके से कोई बुक होती है, अगर आप पहला पन्ना दूसरा पन्ना खोल के देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो आप देखेंगे कि कॉपीराइट का एक सिंबल बना होता है और साथ में ईयर लिखा होता है कि कॉपीराइटेड 1961 फॉर एग्जांपल। जो कॉपीराइट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट्स रही हैं ट्रेडिशनली, क्योंकि म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम राइट्स रही हैं। आपको याद होगा कि एक बार जब क्रिश का एक बहुत गाना था और जो सोनी
सोनी एरिक्सन ने उसका ट्यून यूज करके, सोनी एरिक्सन का ट्यून यूज कर क्रिश ने अपने गाने में डाला था। तो फ्राइडे को जब वो मूवी रिलीज होने वाली थी, उससे पहले ही एक इन्फ्रिंजमेंट सूट फाइल कर दिया गया। तो उसका जस्ट छोटी सी एक क्लिप थी, मान लीजिए कम से कम वो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं होगी, उसके बावजूद भी उनको पैसा देना पड़ा। जो ओरिजिनल क्रिएटर था उस ट्यून का, उसको पैसे देने पड़े, क्योंकि वो गाने में उस चीज का यूज किया गया था, उस ट्यून का, सोनी एरिक्सन की ट्यून का। तो कहने का ये मतलब है कि कॉपीराइट ऐसी चीज है जो आपने एक्सप्रेशन एक सोचा है या फिर आपने एक म्यूजिक बनाया है, चाहे वो छोटी सी भी हो, मगर आप ये मत सोचिए कि उसको आप तुरंत कॉपी कर सकते हैं। काफी सारे लॉज होते हैं जिसके हिसाब से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है कि वेदर उसको फ्रीली आप यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते हैं। जैसे मैं एक बार, अभी गूगल ने मुझे जब बुलाया था 2017 में, वहां पर जो सबसे बेस्ट यूट्यूब के क्रिएटर्स हैं, उनके जो, क्योंकि आपको पता नहीं, आपको अगर थोड़ा इसके बारे में ध्यान होगा कि काफी लोग अपने बड़े बड़े व्यवसाय छोड़कर आजकल यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि उनको एक बार वो यूट्यूब बन गया। जैसे मैंने एक वहां मैं एक लड़के से मिला जो इंजीनियरिंग में स्ट्रगल कर रहा था तीसरे साल में। उसने क्या किया कि उसने एक यूट्यूब वीडियो बनाया, जैसे सिम कार्ड के स्लॉट में मेमोरी और एक्स्ट्रा सिम कैसे डाला जाता है, उसके ऊपर उसने एक वीडियो बनाया और उसको नेक्स्ट 2 साल तक 1-1 लाख रुपए अपने घर पर आते रहे। अब इसकी अहमियत ये है कि कॉपीराइट का आप समझिए, क्योंकि एक्सप्रेशन कॉन्सेप्ट मान लीजिए वो पता था कि किस तरीके से सिम कार्ड के स्लॉट में मेमोरी और सिम कार्ड दोनों को यूज कैसे किया जा सकता है, ये चीज पता थी, मगर उसका बताने का जो तरीका था, उसके कारण लोग उसकी चीज अच्छे से समझ पाए और उसके कारण उस लड़के ने इतनी तरक्की की। और वो मतलब वो गलती से वो वहां पर आ गया था वो सुनने, और उसके बाद वो लड़का इतना खुश हुआ और उसने ये चीज जाकर वो बाद में इंजीनियरिंग में भी सक्सेसफुल हुआ और उसने बहुत बड़े अपने व्यवसाय चलाए। तो इसका मतलब अगर मैं आपको चाहिए तो मैं आपको रेफरेंस भी दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं कि इसके कौन से वीडियोस हैं लड़के के। कहने का ये मतलब है कि कॉपीराइट को आप ये समझिए कि मान लीजिए चीज पता हो किसी को, मगर जिस तरीके से आप बताते हैं और जिस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, उसके बेसिस पर आपको एक अलग राइट मिल सकती है। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। दिस इज नॉट द केस विद डिजाइन। डिजाइन में कैसा है, आपने जो चीज बनाई है वो आपको चेंज करनी पड़ेगी। आप किसी का डिजाइन, मान लीजिए नैनो कार का एक डिजाइन है, अब उस डिजाइन को आप वैसे कॉपी नहीं कर सकते, उसका जो लुक है वैसा ही आप कॉपी करके नहीं बना सकते, आपको उसका डिजाइन चेंज करना पड़ेगा अगर आपको डिजाइन रजिस्ट्रेशन चाहिए। कॉपीराइट का कैसा है, कॉपीराइट में अगर आप कुछ भी तरह सा चेंज कर लेंगे, मान लीजिए मैंने एक तस्वीर बनाई मगर आपने उस तस्वीर का कुछ और ही आपने कुछ बनाया, तो you will get a separate copyright for it. So copyright is a matter of expression. Design is not a matter of just expression. It's a matter of the look and feel of the subject. अब मैंने ये सारी चीजें तो आपको समझाई। अब अगर इंसान सोचे कि चलो हमने मान लीजिए राइट्स ले भी ली, तो काफी बार हमको देखने और सुनने में आता है कि उसके बावजूद भी किसी को फायदा नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप ग्लोबली देखना चाहेंगे, जैसे हम जब यूएस में, मैं कैलिफोर्निया में काम करता था 5 साल, तब हमने नोटिस किया कि जो वैल्यू है यहाँ पर, इंडिया में कुछ साल पहले ही हमने ज़्यादा तरक्की करनी शुरू की है इस फील्ड में, मगर हम जो चीज़ नहीं समझ पाए हैं वो ये है कि फाइल करने से कुछ आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा एक पैटेंट मिल जाएगा या कॉपीराइट मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपको लोग जानेंगे, मगर जिसको कहते हैं फायदा होना, जिसको कहते हैं फायदा इन द सेंस कि इकोनॉमी को फायदा होना, या फिर आपका जो आपको जो इकोनॉमिकली उसका जो बेनिफिट मिलना है, वो चीज़ आपको ध्यान से करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर जो चीज़ आपने नई चीज़ बनाई है उसका अगर बहुत ही एप्लीकेबल नहीं हो पा रही है तुरंत,
तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जब तक वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगी, जब तक उसकी अहमियत नहीं होगी, तब तक उसके वैल्यू नहीं बन पाएगी। अब उसमें दो हर्डल्स आती हैं। मान लीजिए आपने कुछ नई चीज अच्छी बनाई, मगर उसको आपने एक सही से पैटर्न नहीं किया, पैटर्न भी किया मगर सही से पैटर्न नहीं किया, तो उसके कारण उसकी वैल्यू क्या होगी। और ये जो मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, ये मैं सिर्फ ऐसे ही, आप अगर मुझसे 10 साल या 15 साल 20 साल जब भी आप ये चीज़ याद करेंगे तो ये चीज़ ज़रूर याद कीजिएगा। ये चीज़ बहुत ही रियल है, ये मैं ऐसे ही एक रैंडम स्लाइड नहीं है। ये इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि जो हम चीज़ बना रहे हैं, जो चीज़ पैटर्न बना रहे हैं, वो किस तरीके से बनाएं। ये पैटेंट को हम लोगों ने काफ़ी हद तक एक टिक मार्क समझ लिया है काफ़ी सारी कंपनीज में। तो वो सोचते हैं कि मैंने पैटेंट कर दिया। पैटेंट करना मतलब टिक मार्क करना नहीं होता। पैटेंट करना मतलब होता है जिसमें हम लोगों ने इंजीनियरिंग की है और लॉ किया है, मिलके उसको समझ के किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। उससे ही वैल्यू निकल कर आती है। तो अभी जो 90% पेटेंट्स हैं डेटाबेसेस में, उसकी क्या वैल्यू है? उसकी वैल्यू 0 है, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं निकल पाया है। आप जाकर काफी सारे इन्वेंटर से पूछिए कि पेटेंट आपने किया था, क्या फायदा हुआ, तो काफी सारे बोलेंगे जी कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए आप भी मत करवाइए। तो इसका कहने का ये मतलब है, आपको ये समझना होगा कि पैटेंट करने का एक तरीका होता है और उस तरीके को समझना और कर पाना उस तरीके से बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपको जो वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। पैटेंट मिल जाएगा, हो सकता है कि आपको एक रिकॉग्निशन भी मिल जाए, मगर जो उसका फायदा होना था वो आपको नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई तुरंत उसको कॉपी कर पाएगा। तो इसमें जो 2-4 मैकेनिज्म है जिससे आप थोड़ा सा समझ पाए कि कैसे पैटेंटिंग को आइडेंटिफाई करके करना चाहिए, वो मैं 1-2 बताकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि काफी टाइम हो गया है और हमको Ashish ji, we have another 3 minutes, then we have a question answer. I think hopefully. Yes, that's why. तो मैंने इसलिए बस अब 1-2 मैकेनिज्म यूज कर आप समझ लीजिए, और उसके बाद हम अपनी डिस्कशन को इस प्रेजेंटेशन को ख़त्म करेंगे। तो ये समझना कि मार्केट जो ये तकनीक होती है आइडेंटिफाई करना कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे इनोवेट करें। जैसे अनिल जी ने एक एग्जांपल लिया, जैसे वो जो कंपनी थी जो ऑइजॉम के नाम पर जिसने टेस्टिंग की किट बनाई, अब उसका हमने पैटेंट फाइल किया। तो मैंने जब उसका पैटेंट फाइल किया तो उसको आइडेंटिफाई कर कि भाई कहाँ पर वो इनोवेशन फिट बैठती है, तो बाकी सारे जो पेटेंट हैं दुनिया में उसके वहाँ वो कहाँ पे उसको रखा जाए जिससे मैक्सिमम फायदा हो, वो चीज़ करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ये एक जो टेक्निक होती है ये होती है कि आप प्लॉट करें सारी टेक्नोलॉजी को और उसमें आप अपनी टेक्नोलॉजी को देखें कि कहाँ वो जाकर फिट बैठती है। अब ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारे पास स्थिति आ गई है, अब इंडिया सिर्फ लोकल नहीं रहा है। अगर आप लोकल सोचेंगे कि नहीं हम तो बाहर का नहीं सोच सकते, हम तो छोटे बिजनेस हैं, तो आपका बहुत टाइम नहीं लगेगा कि बाहर से आई हुई चीज़ हमको साफ कर जाएगी। जिस तरीके से चाइना की चीज़ें आकर हमारे सारे बिजनेसेस को ख़त्म कर चुके हैं। तो जब आप सोचें किसी चीज़ के बारे में, सिर्फ इंडिया का मत सोचें। आजकल पूरा आपका जो पूरी दुनिया है वो आपका मैदान है। तो आपको वो सोचते हुए कि किस तरीके से कम पैसे में मैक्सिमम हम लोग पूरे ग्लोब को कवर करें, वो हमारे लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और ये जो सोच है वो मैं इसलिए आपके आगे रखना चाहता हूँ क्योंकि यूएस में भी आज अगर आप देखेंगे काफ़ी हद तक यूएस सफ़र क्यों कर रहा है, क्योंकि यूएस ने क्या किया, यूएस ने बाहर से लोगों से देखा चीज़ों को, मगर वो सोचता है कि पूरी दुनिया बस यूएस ही है। वो पूरा दुनिया ये नहीं सोचता कि हम बाहर के देशों का जो नॉलेज है, मान लीजिए यूएस के लोगों को, वो थोड़ा लिमिटेड है। हम बाहर का सोचते हैं क्योंकि हमको लगता है कि यहाँ पे हमारी कुछ कमी है, तो वो चीज़ अच्छी है कि हम बाहर का सोचते हैं, मगर हमारे लिए क्या जरूरी है कि बाहर का देखें मगर हम अंदर अपना इम्प्लीमेंट करने में कोई कमी ना छोड़ें। तो ये चीज़ हमको समझनी पड़ेगी और इम्प्लीमेंट जरूर करनी पड़ेगी। ये जो स्लाइड्स हैं ये थोड़ी और एडवांस्ड हैं। अगर
हमको अगर बाद में कभी जरूरत पड़े हमारे डिस्कशन में तो मैं इनके ऊपर आऊँगा, बट आई थिंक विद दैट आई विल एंड माई डिस्कशन। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हों तो वो पूछ सकता है, और मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में अपना ईमेल आईडी भी दिया है जो मेरा बर्कली का जो एजुकेशनल बेसिस पर है। तो आप अगर कोई स्टूडेंट मुझे भेजना चाहे तो वहाँ पे भी भेज सकता है और हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। Manish, I think the forum is open for a question answer. If there is any queries from faculties or the startups or anyone, they can ask. Yeah, sure. We can take quickly a couple of questions, as only 5 minutes are remaining. लेकिन अनिल जी, if you are convenient, तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि स्टूडेंट शायद हमें मेल भी कर सकते हैं उनके क्वेश्चंस, तो हम बाद में उनको रिवर्ट करेंगे। ओके। हाँ, तो we can but we can take a couple of questions if any at this particular moment. I think Professor Dave or Principal Sir or anyone, any startup, if they have some question, they can ask anything related to IP and whatever innovation. જી આમ તો બધાના પહેલા મ્યુટ કરેલા હશે, એટલે કોઈને ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો લાઈક અનમ્યુટ કરજો અને પછી બોલવાનું ચાલુ કરજો, એટલે અમે સાંભળી શકીએ. ઇટ સીમ્સ કે અત્યારે કોઈ એવા ક્વેશ્ચન્સ નથી આવી રહ્યા, and because the time is also constraining us, I would like to request Dr. Wadhwani to close the session with her vote of thanks. Dr. Wadhwani. Sorry to interrupt. There is one question for Ashish ji. Mr. Kanan, I think that if a patent in India is secured, can it cover across the world, or if she want to cover across the world, what the formalities she has to do or he has to do? You have to unmute. हाँ जी, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी। देखिए, अगर आपने इंडिया में जैसे आपने इन्वेंशन की है तो आप इंडिया में पहले उसका प्रोविजनल पैटेंट फाइल कर सकते हैं या फिर कंप्लीट भी कर सकते हैं, मगर जिस दिन आपने पेटेंट फाइल किया उसके 12 महीने के अंदर आपको अपना जो इंटरनेशनल है उसका डिसाइड करना पड़ेगा। तो हम लोगों को 12 महीने के अंदर एक या तो पीसीटी जिसको कहते हैं, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ ने मिलकर एक ट्रीटी साइन की है, जैसे काफ़ी कंट्रीज़ मिलकर साइन करते हैं काफ़ी सारी ट्रीटीज़, तो उसके अंदर पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी इसका नाम है। तो पैटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी के अंदर फ़ायदा ये है कि आपने मान लीजिए वो 12 महीने के अंदर एक पेटेंट फाइल कर दिया उसके अंदर पीसीटी के अंदर, तो जिस दिन आपने मान लीजिए इंडिया में डे 0 में फाइल किया तो उसके 12 महीने में फिर आपने वो पीसीटी पेटेंट फाइल कर दिया अगर, तब आप उस कंट्री में जो बहुत सारे जो पीसीटी के जो कंट्रीज हैं, वो आई थिंक लिस्ट इज 176, जो दुनिया के तमाम मेजर कंट्रीज उसमें कवर हो जाते हैं, तो 176 और इवन मोर कंट्रीज आर देयर। तो वहाँ पर आप अगर आप 30 मंथ्स में भी जाएंगे तब भी वो ये मानेंगे, मान लीजिए जैसे आप पहले दिन आप उनके पास गए थे। तो कहने का ये मतलब है कि आप हर एक कंट्री की कॉस्ट को बचाते हुए, नहीं तो आपको वो खर्चा अभी करना पड़ता, अब आपको 19 और महीने मिलते हैं तो आपको वो खर्चा अभी करने की जरूरत नहीं है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप वेट कर सकते हैं कि किस तरीके की आपकी इन्वेंशन अच्छी बनी है, किस तरीके का रेस्पॉन्स आया है, और उसको देखते हुए जिस कंट्री में आपको लगता है कि आपकी मार्केट अच्छी है, आप वहाँ जाकर फाइलिंग कर सकते हैं।
सो वो एक मैकेनिज्म है। दूसरा मैकेनिज्म ये है कि आप मान लीजिए आपको पता है कि सिर्फ यूएस ही मेरी मार्केट है या चाइना ही मेरी मार्केट है या कोरिया ही मेरी मार्केट है, तब आप एक है कि आप एक तरीका तो ये भी है कि आप इंडिया में फाइल ना करे बिना भी परमिशन लेके भी फाइल कर सकते हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और उसकी ज़रूरत नहीं है हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में। बट दूसरा जो मैकेनिज्म है वो आप इंडिया में फाइल करने के 12 महीने में डायरेक्टली उस कंट्री में भी फाइल कर सकते हैं, तो आपको पीसीटी फाइल करने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कंट्री में भी। Lot of questions are coming. I think we have already crossed the time. Okay. Manish, what is the way we can send you over answer and then we can post them? Because lot of questions I am getting on chat. हाँ हाँ हाँ, वो चैट में सर मैं वही टाइप कर रहा था कि how can they send us their questions. So I think we have a list. No, we have list of all the participants. Probably we can, है ना? Because anyway, this chat is going to be on our record. Probably from that we can just write them over email. Absolutely, absolutely, sir. Because the questions are very valid and genuine question. So even Mr. Patel asked that suppose if I reveal his idea, how can he get patent? Second question is also very interesting. What is the difference between utility patent and design patent? You want me to take this? मैं इसका आंसर आप सुनना चाहेंगे जिससे कॉमनली काफी लोगों को you can give quickly, it would be great. ओके, देखिए जो हमको ये जब समझना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जैसे मैंने यूएस में जब पैटेंट एग्जाम दिया और वहाँ पे भी हमने जो प्रैक्टिस किया और इंडिया में जो किया, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है और हम लोग यहाँ पर अलग तरीके से उसको बोलते हैं और उसका कवरेज अलग होता है और यूएस में और दूसरे कंट्रीज में थोड़ा अलग कवरेज होता है। तो ये जो डिजाइन हम बोलते हैं इंडिया में इंडस्ट्रियल डिजाइन कहलाता है, जो यूएस में है, यूएस में यूटिलिटी पैटेंट और डिजाइन पैटेंट कहलाता है। वो टर्मिनोलॉजी इंडिया में यूज नहीं होती है कायदे से इंडिया में सिर्फ पैटेंट और सिर्फ इंडस्ट्रियल डिजाइन वर्ड यूज होते हैं, मगर कुछ सिमिलैरिटीज हैं यूटिलिटी पैटेंट और पैटेंट्स। सो यूटिलिटी पैटेंट इज अ टर्मिनोलॉजी विच इज यूज्ड ज्यादातर यूएस में, और यूटिलिटी के बाद जो आता है वो आता है डिजाइन पैटेंट। डिजाइन पैटेंट इज समवॉट सिमिलर टू इंडस्ट्रियल डिजाइन इन इंडिया। ओके, दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, टाइम पीरियड दोनों का थोड़ा डिफरेंस है, और जो चीज़ मैं थोड़ा कवर अपने चार्ट में अपने डिस्कशन में नहीं कर पाया, तो आपको डिज़ाइन जो रजिस्ट्रेशन मिलता है वो 10 साल के लिए मिलता है, उसको आप 5 साल के लिए रेन्यू कर सकते हैं इंडिया में। अब यूएस में कैसा है, वो 15 साल के लिए मिलता है पहली बार में। सो देर आर सम डिफरेंसेज ऑल्सो कि क्या आप कवर करते हैं और उसकी क्या प्रोटेक्शन होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट दिस इज द मेजर एस्पेक्ट। अगर आपने मेरी स्लाइड्स सुनी है पैटेंट और डिज़ाइन के बीच के डिफरेंस की, तो आप उसी को मानिए विदाउट फर्दर स्मॉलर पॉइंट्स कि अगर वो डिफरेंस आप समझ गए हैं, वो ही डिफरेंस है यूटिलिटी पैटेंट और डिज़ाइन पैटेंट के अंदर। मगर आप इंडिया में अगर उसको यूज़ करेंगे तो आप इन टर्मिनोलॉजी को ना यूज़ कीजिए, मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। इंडिया के लिए वर्ड जो यूज़ होते हैं वो पैटेंट और डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन या फिर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रजिस्ट्रेशन कहलाते हैं। Yes, yeah. Thank you, Ashish ji. Can I request Dr. Vadvani for her final words? Yes, sir. It was a very nice session, Anilji and Ashish. You shared very interesting information. You know that you have been passed through all these, and I think that they are very useful to the keen learners or the keen students who are really interested in their future to protect their intellectual properties and all that. So, listening me, no? Are you? Yeah, we can. Hello? We can. Yeah. Sure. So, sir, it was really very nice talk. So I hope that the advantage can be realized by the students in future also. I'm thanking you behalf of the Shantilal Shah Engineering College, and thank you CII also for conducting such a wonderful session. Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much to all of you. Thank you. Thank you. Thanks for the opportunity.
Right. So with this, we are coming to the end of the session. Thank you all for the joining. Thank you.